हमारे साथ इस पर और जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए डी रघुनंदन साहब जुड़ रहे हैं, मेंबर हैं दिल्ली साइंस फोरम के। हमारे साथ प्रोफेसर दिव्यांदु नंदी जुड़ रहे हैं, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पेस साइंस ऑफ इंडिया, ये IISER कोलकाता, और वाइस चेयर हैं स्पेस वेदर पैनल ऑफ इंटरनेशनल कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च के। हमारे साथ दिव्यांशु पोद्दार साहब जुड़ रहे हैं, फाउंडर हैं रॉकेटियर्स के। पल्लव बागला मेरे सहयोगी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रोफेसर नंदी, मैं सबसे पहले आपसे ही पूछना चाहूंगा, ये बात सभी लोग कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ा एक मोमेंट होने वाला है इंडियन स्पेस रिसर्च में, एक भारत के लिए बड़ा गर्व का पल है, लेकिन अगर देखा जाए तो जब किसी भी तरह का स्पेस एक्सप्लोरेशन होता है तो वो कहीं ना कहीं दुनिया के लिए एक जायंट लीप होती है, एक बड़ा कदम होता है। साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग, ये जो पूरा, अगर हम कहें कि दुनिया के लिए, स्पेस रिसर्च के लिए कितना बड़ा कदम होगा? नमस्कार। देखिए, साउथ पोल में हम समझते हैं कि पानी है, लिक्विड वाटर या आइस है सरफेस के नीचे। अब सब मेजर स्पेस एजेंसी चाहते हैं कि स्पेस एक्सप्लोरेशन करे, मून चंद्रमा पे जाए, फिर मार्स पे जाए। तो कोई जो बड़ा स्टेप लेने का पहले एक छोटा स्टेप लेना पड़ता है। आप माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने का पहले एक छोटा सा हिल क्लाइंब करेंगे, माउंटेन ट्रेनिंग लेंगे। तो चांद हमारे लिए पहला स्टेप है, और वहां पे हमें बेस बनाना है, एक्सप्लोर करना है, तो हमें पानी भी चाहिए। पानी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। पानी से हम इलेक्ट्रोलिसिस करके ऑक्सीजन बना सकते हैं, उससे हमारे कोई वहां पे बेस बनाए तो उसके लिए काम में आएगा। तो साउथ पोल में जो सूरज का रश्मि कम आता है, तो हम समझते कि पानी है साउथ पोल में। अनएक्सप्लोर्ड टेरेन है, तो हम लोग सोचते हैं कि वहां जाके हमें पानी भी मिल सकता है, और कई एलिमेंट्स जो चांद में है, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब बना सकते हैं वहां पे। आर्टेमिस मिशन जो है, जो यूएस का है, एक बड़ा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, वो भी एम कर रहे हैं कि एस्ट्रोनॉट को भेजेंगे चांद पे, और इनफैक्ट उसको लैंड करवाएंगे साउथ पोल में। तो ये सोच सकते हैं कि इंडिया पहले एक बड़ा लीप ले रहा है, बड़ा स्टेप ले रहा है। उसका जो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, जो टेक्नोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग यहाँ से निकलेगा, वो हमारे जो मेजर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, आर्टेमिस कोलैबोरेशन, पूरा पृथ्वी के लिए एक बड़ा स्टेप होगा। रघुनंदन साहब, अगर हम इसको एक साइंटिफिक नजरिए से देखें, ये भारत के लिए भी, क्योंकि इससे पहले चंद्रयान 2 में जब लैंडिंग जिस तरीके से प्लान थी वो नहीं हो पाई थी, काफी मायूसी थी, लेकिन इसको देखकर जितनी उत्सुकता है, हर स्कूल कॉलेज के अंदर बच्चे इसको देख रहे हैं, एक साइंटिफिक टेम्परमेंट स्पेस एक्सप्लोरेशन की तरफ हमारे देश के अंदर भी एक नई ऊर्जा का, ये पूरा जो चंद्रयान 3 है, ये नई ऊर्जा को लेकर आएगा। बिल्कुल, क्योंकि इसमें ऐसा है कि भारत ने बहुत सफलता से एक विकासशील देश होने के बावजूद अंतरिक्ष में बहुत काम किया है, पर वो ज़्यादातर पृथ्वी के नज़दीक सैटेलाइट भेज के, जो पृथ्वी की तरफ मूव करते हुए वहाँ पे उनकी स्टडीज़ होती है कि पदार्थ कहाँ है, पानी कहाँ है, उनके स्रोत कहाँ हैं, जंगल की हालत क्या है। इस प्रकार के हमने बहुत किए हैं। और फिर कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिसके ज़रिए आपका चैनल भी चलता है जी, वो हमने किया है। ये चंद्रमा की तरफ जो हमने चंद्रयान के प्रोग्राम को चलाया है और फिर मंगलयान का चलाया है, तो ये पहली बार है कि भारत ने बाहर की तरफ देखते हुए अंतरिक्ष का प्रोग्राम किया है। इसका एक अपने आप में वैज्ञानिक मकसद भी है, और जैसे आपने कहा, देशवासियों को इसके प्रति एक जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, और खैर थोड़ा सा घमंड भी है कि हमने ये काम किया है। पर मेरे ख्याल से अच्छा होगा कि अगर हम जिज्ञासा को ज़्यादा जोर दें, क्योंकि इससे जो हमारी जानकारी बढ़ेगी, जैसा अभी समझाया था कि चांद पे पदार्थ क्या है, वहाँ पे अगर पानी हो तो उसका कैसे इस्तेमाल करके वहाँ पे बेस कैसे बनाया जाए, ये चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और चांद से शुरू करते हुए उम्मीद है कि हम आगे मंगल में या अन्य जगहों पे भी इस प्रकार के रोवर, लैंडर वगैरह को भेज के जानकारी को हासिल कर पाएंगे। ये मेरे ख्याल से एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है भारत के लिए। दिव्यांशु पोद्दार, ये
महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन आसान नहीं है। हम सबकी उम्मीद, मंगल कामनाएं यही हैं कि सब कुछ बिना विघ्न के, बिना परेशानी के जाए, लेकिन ये इतना मुश्किल है जिसका शायद अंदाजा इतनी आसानी से लोगों को लगता नहीं है। पिछले 5 जो मिशन हुए, जिसमें भारत का चंद्रयान 2 भी था, इजराइल का मिशन था उसके अंदर, वो जो सारे मिशन थे वो सक्सेसफुली लैंड नहीं कर पाए। तो ये कोई एक आसान काम नहीं है जिसको अगर आज हो पाता है तो इसी वजह से इसे बार बार ऐतिहासिक कहा जा रहा है। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार सबको। एंड मैं जो इसरो के वैज्ञानिक हैं जो ये मिशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं उनको अपनी बेस्ट विशेस देना चाहूँगा। ऑल द बेस्ट टू देम एंड आई होप दैट ये एकदम सक्सेसफुल रहे और आज हम इंडिया का मिशन चंद्रयान 3 जो है चांद के साउथ पोल पर लैंड होते हुए देखें, और उसके लिए उनको बेस्ट विशेस सारी की सारी मेरी। और हाँ, जो आप ये बात कह रहे हैं ये एकदम सही है। ये बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। और जैसा कि आपने कहा कि पिछले कुछ मिशन, जैसे जिसमें हमारा चंद्रयान 2 भी है, इजराइल का मिशन था, जापान का मिशन था, अभी थोड़े ही दिन पहले लूना 25 रशिया का मिशन था, ये सभी अनसक्सेसफुल रहे हैं। जबकि रशिया तो एक ऐसा देश है जिसकी लूनर एक्सप्लोरेशन में पहले पेडिग्री भी रही है और पहले उनके मिशन सक्सेसफुल भी हुए हैं, फिर भी अभी वो मिशन फेल हुआ। तो ये हमारे को दर्शाता है कि ये कितना मुश्किल हो सकता है। और ये चीज को मद्देनजर रखते हुए इसरो ने इस बार कई सारे मेजर्स लिए हैं जो हमारे को स्ट्रांगली सक्सेस की तरफ शायद पॉइंट करते हैं। एक तो हमारी जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रजीम इस बार रही है, हमने इस बार हमारा चंद्रयान का सॉफ्टवेयर को बहुत डिटेल में टेस्ट किया है, रिगरस टेस्टिंग हुई है मल्टीपल टाइम्स, तो उसका हमारे को फायदा देखने को मिलेगा। कई सारे और मेजर्स भी लिए गए हैं, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रेंथन किया गया है, एडिशनल एंटीनाज ऐड किए गए हैं जो कि डिफरेंट ओरिएंटेशन में काम करें। साइट सिलेक्शन के लिए जो कैमरा ऐड किया गया है वो भी काफी बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है और उसका जो एल्गोरिथम है वो भी काफी रोबस्ट है, जहाँ पे आप रियल टाइम साइट सिलेक्शन कर रहे हैं जो कि सूटेबल साइट हो, समतल सतह चांद पे हमें मिले, जिसमें ना चट्टाने हो, ना बड़े बड़े क्रेटर हो, सनराइज हो चुका हो। तो ये सब चीजों को मद्देनजर देखते हुए जो एल्गोरिथम है वो साइट सिलेक्शन कर रहा है। इसके अंदर भी जो आखिरी 15 मिनट की बात की जाती है बार बार, जो सबसे मुश्किल समय बोला जाता है, उसके अंदर भी लास्ट फेज में जो नॉमिनल पाथ है, अगर चंद्रयान ये डिटेक्ट करता है 800 मीटर की हाइट तक पहुंचने के बाद भी अगर वो ये डिटेक्ट करता है कि जो उसकी सेलेक्टेड लैंडिंग साइट है वो सूटेबल नहीं है, तो जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है उसमें कैपेबिलिटी है कि वो चंद्रयान को हवर करेगा, उसकी साइट को रीटारगेट करेगा और वो साइट को चेंज करके फिर लैंड करेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा मेजर है। इसके अलावा जैसे हमारा एक्सपेक्टेशन है, जिस वेलोसिटी से हमारा एक्सपेक्टेशन है कि चंद्रयान नीचे सतह पर लैंड करेगा, तो वो एक तरह से जो आखिरी उसका डिस्टेंस है वो एक तरह से गिर रहा है, इट इज इन वो फ्री फॉल में है। तो हमारी जो एक्सपेक्टेड स्पीड है कि भाई इस स्पीड से वो फ्री फॉल करेगा, उसकी ऑलमोस्ट दुगनी स्पीड तक जो है लेग्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग इनफ हैं, 3 किलोमीटर्स की स्पीड तक जो है दे कैन हैंडल। तो ये बहुत एक अच्छा मेजर ये भी है। तो इससे हमारा क्रैश नहीं करेगा वो, अगर हमारा कुछ ऑफ नॉमिनल भी होता है तो काफी रोबस्ट एल्गोरिथम यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। इसके अलावा साथ साथ ये भी मेजर लिया गया है कि अगर जो है ALS एक्टिवेट करने से पहले, ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस एक्टिवेट करने से पहले हम ये डिटेक्ट करते हैं कि किसी रीजन से हमारे को प्रॉपर साइट सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है या कोई भी डेटा, हमारा कोई भी सेंसर रीडिंग ऑफ नॉमिनल है, तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा कि हम लैंडिंग अबॉर्ट कर सकते हैं और हमारी अगली हमारे को और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जहां पे चंद्रयान चांद की चारों तरफ घूम के फिर से वापस आएगा। 27 तारीख ये डेट एक मुकर्रर की गई थी कि अगर आज नहीं हो पाता है तो 27 तारीख को दोबारा अटेम्प्ट की जाएगी। लेकिन प्रोफेसर नंदी, वो कौन सा पॉइंट होगा जिसको हम माने कि ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होगा? मतलब अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो कब, कहां तक, कितने समय पहले तक चंद्रयान 3 की ये कैपेबिलिटी है कि वो अपनी जो लैंडिंग है उसे अबॉर्ट करके और फिर उसके बाद 27 तारीख जो दूसरी डेट बताई गई थी उस पर अटेम्प्ट करे? देखिए, अभी जहां पे मिशन है तो अबॉर्ट करना है तो 20 मिनट पहले, जो फाइनल लैंडिंग सीक्वेंस जब शुरू होगी उसका 20 मिनट पहले करना चाहिए, क्योंकि 20 मिनट के अंदर थर्स्टर फायर करके विक्रम लैंडर को
चांद का सरफेस के पास में लाया जाएगा। उसको जो स्पीड, जैसे दिव्यांशु बताया, अभी जो है स्पीड, तो अभी एक एरोप्लेन जिस स्पीड में जाता है उसका 10 गुना स्पीड में लैंडर मूव कर रहा है। तो उससे आपको थ्रस्टर फायर करके स्पीड कम करना पड़ेगा, चांद के पास लाना पड़ेगा। आप एक बार उस सीक्वेंस में घुस गए तो आपको वहां से निकलना बहुत बहुत दिक्कत है। आपको पता है कि जस्ट 2-3 दिन पहले रशिया का लूना मिशन फेल हुआ। वो फेल हुआ लास्ट मोमेंट में नहीं, जहां पे सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, वो फेल हुआ और भी ऊपर ऑर्बिट लोअरिंग मैन्यूवर में। तो वो जब एक बार आप शुरू कर दिए तो दैट्स अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। उसके बाद जो फाइन लैंडिंग सीक्वेंस है, फाइन लैंडिंग सीक्वेंस में चंद्रयान मिशन घुसेगा। वो फाइन लैंडिंग सीक्वेंस जो लास्ट 2-3 मिनट का है, तब उसका स्पीड आप जैसे चलते हैं 10 किलोमीटर पर आवर, ऐसे स्पीड में लाया जाएगा। रफली 100 मीटर सरफेस के ऊपर वो होवर करेगा। फिर वहां से इस बार बहुत सारे रिटर्नेंट कैमरा है विक्रम लैंडर पे। वो कैमरा से पता करेगा कि वो जो लैंडिंग साइट है उसके ऊपर जहां पे है वो ठीक ठाक लैंडिंग साइट है कि नहीं है तो वो आगे पीछे 100 मीटर आगे पीछे जाके फिर ढूंढेगा दूसरा वाला लैंडिंग साइट, और फाइनल लैंडिंग सीक्वेंस वो 100 मीटर 1 मिनट में पूरा करेगा। और वो फाइनल सीक्वेंस है, अब 20 मिनट का पहले अब अगर बंद नहीं किए इसे तो दैट्स अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। उसके बाद पूरा ऑटोमेटिक मोड में चला जाएगा। जी, तो वो जो 20 मिनट ऑफ टेरर, जिसको अंग्रेजी में 20 मिनट्स ऑफ टेरर कहा जा रहा है, उससे पहले ही आपको ये डिसीजन लेना होगा कि चंद्रयान आज लैंड करेगा या किसी भी कारण से उसको एक और मौका देने के लिए 27 तारीख के लिए बचा के रखा जाए। तो चांद पर आज भारत का तिरंगा लहराने वाला है। इस ऐतिहासिक पल के लिए पूरा देश जोर शोर से चांद की तरफ देख रहा है। इसरो का जो लाइव शुरू होगा उसकी तरफ देख रहा है और सबको उम्मीद है, सब यही कामना कर रहे हैं कि बिना किसी परेशानी के, विघ्न के ये पूरा मिशन पूरा हो जाए। हमारे साथ लगातार हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। और क्योंकि हम उत्साह सब में है, लेकिन ये आसान नहीं होगा। ये एक बहुत क्रिटिकल, एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी पल्लव बागला भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। लगातार कई सालों से भारत का जो स्पेस प्रोग्राम है उस पर नजर बनाए रखे हैं। पल्लव, अगर मैं आपसे कहूं चंद्रयान 2 पर जब पूरा ये मिशन हुआ था तब भी आप वहां मौजूद थे, तब आप बैंगलोर में मौजूद थे कमांड सेंटर के पास। कितनी नर्वसनेस होती है कमांड सेंटर में? बहुत सारे लोग जो इस बात से वाकिफ नहीं होते कि ये जो साइंटिस्ट इतने सालों की मेहनत करने के बाद चाहे कुछ भी फेल प्रूफ सिस्टम बनाए, लेकिन उनके लिए सालों की मेहनत अब कुछ चंद मिनटों में सामने आने वाली। देखिए, चंद्रयान 1 को भी मैंने कवर किया। उस वक्त जो मोमेंट्स थे वो बहुत टेंस थे, श्रीहरिकोटा में भी और मिशन कंट्रोल में भी। चंद्रयान 2 में तो टेंशन बहुत ज़्यादा था, खासकर जब विक्रम लैंडिंग हुई थी। उस वक्त के जो लीडरशिप थी उनकी अपनी टेंशन के अलग चरम सीमा पे था उनकी। और उस वक्त प्रधानमंत्री भी मिशन कंट्रोल सेंटर में गए थे जब विक्रम लैंडर पहुंचा था, तो उसकी भी एक अपनी एक टेंशन होती है जब आपका अपना प्रधानमंत्री आपके संग साथ बैठा हो, तो उसका साहस भी मिलता है, लेकिन उसका एक टेंशन भी होता है। आज का जो माहौल है, जैसा मेरे को अभी अभी बताया गया, मिशन कंट्रोल में बहुत ही काम तरीके से अपने क्लिनिकल फैशन में काम चल रहा है। और इस वक्त तक जो कमांड हैं वो सब लोड हो गई हैं। अब विक्रम लैंडर 544 को ऑटोमेटिकली नीचे उतरना शुरू कर देगा। और देखिए, उस वक्त ना तो किसी इसरो के वैज्ञानिक को मिशन कंट्रोल में होने की जरूरत है, केवल हम और आप टेंस होंगे उस वक्त। उन्होंने तो काम कर दिया अपना, जो लोड कर दिया। बाकी विक्रम लैंडर का जो अपना कंप्यूटर है वो करेगा काम, और 544 पे मिशन सॉफ्ट लैंडिंग की तरफ जाएगा और 6:04 पे सॉफ्ट लैंडिंग होने की उम्मीद है। और मेरे को इसरो के वैज्ञानिक बराबर बताते आए हैं कि इस बार ही वो कॉन्फिडेंट हैं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। सारे नोन अननोन्स के ग्राउंड कवर किए गए हैं। अब कोई अननोन हो जाए तो उसकी तो अनहोनी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन तैयारी पूरी है। और अपने काम में उन्होंने जो 4 साल लगाए हैं, और खासकर विक्रम लैंडर चंद्रयान 2 के फेलियर से जो सीख ली है,
वो सारी इम्प्लीमेंट की है उन्होंने जी। और रघुनंदन साहब भी साथ मेरे रहे हैं जब हमने कवरेज की है चंद्रयान की, तो वो भी आपको इसका इल्म दिलाएंगे कि इस बार ही थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई है। बिल्कुल। और हाल में लूना 25 का फेलियर हुआ, उससे हमारे मिशन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो रूस जो था वो 1976 के बाद दोबारा जा रहा था। हमारी टीम जो चंद्रयान 2 में थी वो चंद्रयान 3 में भी वही टीम है मोस्टली। या कोई सीनियर हो गया है, कोई नया आ गया है, तो वो टीम ने जो सीखी है वो इस वक्त सारी हेरिटेज नॉलेज इनके पास है जी, उसका हमें आज कमाल दिखेगा। रघुनंदन साहब, जैसे पल्लव कह रहे हैं, क्योंकि इसी वजह से यह भी कहा जाता है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में कुछ असफलता नहीं होती है, सब कुछ एक सीख होती है। अगले कदम के लिए आप जानकारी इकट्ठी करके उससे और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो शायद इसी हौसले से इस बार इतनी उम्मीद है कि जो मिशन की तैयारी है वो पूरे तरीके से जो जहां तक संपन्न होने की उसकी तैयारी है कि सॉफ्ट लैंडिंग होगी, भारत पहला देश बनेगा, इस वजह से शायद ज्यादा आश्वस्त है। जी बिल्कुल, पर ये इस पे भी निर्भर करता है कि गलतियां हुई हैं, पर उससे हमने सबक तो सीखे हैं, पर सही सबक सीखे हैं। हाँ। और सबक सीखने के बाद क्या हमने सही सुधार उसमें लाए हैं या नहीं। और जैसे पल्लव कह रहे थे, अब की बार जो सबक हमने सीखा है पिछले 4 साल से, इसरो के वैज्ञानिकों ने बहुत सारी तब्दीलें की हैं जी। कई मायनों में उन्होंने चेंजेस किए हैं। जो कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम होता है, एल्गोरिदम्स, उनमें बदलाव लाए हैं। जो रफ्तार है, डायरेक्शन है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो सिग्नल भेजे जाते हैं, उन सिग्नल्स को भी चेंज किए हैं उन्होंने। पिछली बार जहां लैंडिंग की साइट है उसमें मार्जिन जो है बहुत टाइट मार्जिन, बहुत कम मार्जिन दिया, तकरीबन 2.5 मीटर दोनों तरफ। ये ऐसे है जैसे हम कोई ट्रक को पुल के नीचे से ले जा रहे हैं, पर दोनों साइड में केवल 1 इंच का फासला है। हाँ। तो चांस है तो उसमें टक्कर लगेगा। हाँ। अब की बार उन्होंने काफी 250-300 मीटर का फासला दिया है कि विक्रम लैंडर कहीं पे भी उसको जगह मिले तो वो मिल जाएगा। और एक और बहुत बड़ी इनपुट मिली है उसमें कि चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो आज तक घूम रहा है, और पिछले 4 साल से कई तस्वीरें ली हैं चंद्रयान 2 में। वो सब तस्वीरें लैंडिंग साइट की जो है वो भी कंप्यूटर के अंदर फीड की गई हैं जी। तो अब विक्रम को सब कुछ पता है लैंडिंग एरिया के बारे में। अब यह है कि 100 मीटर 200 मीटर ऊपर की दूरी पे जब पहुंचेगा, नजदीकी से कुछ चीजें दिखेंगी, कुछ माइन्यूट एडजस्टमेंट वो करेगा, और मुझे भी उम्मीद है कि लैंडिंग में कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंस्टाग्राम जनरेशन भी हमारे पीपल्स प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बात कर रही है। उसी तरह से जब 2008 में भारत का चंद्रयान 1 चांद पे गया था, तो पहले उसमें केवल एक ऑर्बिटर होना था जो चांद के चक्कर काटता। कलाम साहब ने कहा, जब चांद पे जा रहे हो तो बताओगे कैसे कि चांद पे झंडा गया हमारा? तो उन्होंने कहा, भाई इसमें एक मून इंपैक्टर प्रोब लगाइए, MIP। मून इंपैक्टर प्रोब हमने इंटेंशनली चांद के दक्षिणी ध्रुव पे भेजा और उस पे चांद पे भारत का झंडा गया। अब उसी एरिया में भारत का विक्रम चंद्रयान 2 का और उसी एरिया में विक्रम चंद्रयान 3 का लैंड कर रहा है। तो ये 2.5 किलोमीटर बाय 4 किलोमीटर का जो एरिया है, 10 स्क्वायर किलोमीटर का दक्षिणी ध्रुव के करीब, उसका मैंने नाम दे दिया कलाम विहार। अब कलाम साहब ने देखिए इतना बड़ा सोच की कि चांद पे हमें अपना झंडा 2008 में गाड़ दिया, जब अभी कोई दक्षिणी ध्रुव पे अब जाने की सोच रहा है, रूस गया था जी। तो कहीं ना कहीं आगे जब चांद के रिसोर्सेज बांटे जाएंगे तो हम हैं, ये उसमें हमने बरकरार तरीके से एक विजनरी लीडर कलाम साहब जो पीपल्स प्रेसिडेंट बोले गए, उन्होंने किया। तो उसी का आज जो नतीजा है कि हम चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर एक 2.5 किलोमीटर बाय 4 किलोमीटर की स्ट्रिप में, जिसकी हमने मैपिंग 30 सेंटीमीटर तक की है। मतलब एक एक पत्थर उसका इस वक्त इसरो को और विक्रम लैंडर को पता है।
तो ये कलाम साहब के लिए तो बहुत बड़ी बात है, उसको कलाम विहार बोलना। मुझे लगता नहीं है कि किसी को भी इसमें कोई परेशानी होगी। ये जो पल्लव ने अभी सजेस्ट किया है, और इससे बढ़िया ट्रिब्यूट हमारे देश के, जैसे पल्लव कह रहे थे, पीपल्स प्रेसिडेंट, महान साइंटिस्ट अब्दुल कलाम के लिए इससे बेहतर ट्रिब्यूट कोई नहीं हो सकती।